हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th, चैप्टर नेम इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स एंड रोटेशनल मोशन। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, ठीक है। और रिजिड बॉडी क्या थी और उसके जनरल मोशन के बारे में भी थोड़ी बेसिक जानकारी हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। तो आज हम कवर करने वाले हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें से पहली थ्योरम है आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, ठीक है। और दूसरी थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। दो थ्योरम्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनसे हम किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी थ्योरम जो होंगी वो वैलिड होंगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी गिवन है और उसका आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा। चलिए मान लेते हैं बॉडी है अपने पास, ठीक है, किसी भी शेप की, रेगुलर या इरेगुलर शेप, कैसा भी शेप हो सकता है उसका। तो एक बॉडी आपने ले ली और उसका ये सेंटर ऑफ मास हो गया। क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस मान लीजिए ये है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बॉडी इस तरह से घूम रही है, तो इसके पैरेलल आप एक और एक्सिस ले लोगे जो सेंटर ऑफ मास से गुजरेगी, तो उसका आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यह आपको हमेशा डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस बॉडी का, वो अगर आपको पता हो तो आप किसी भी ऐसी एक्सिस जो उसके पैरेलल हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, उसको मान लेते हैं ए या एक्स मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो आपका आई होगा, यहां पर जो आई है वो किसके इक्वल है, आईसीएम प्लस मास ऑफ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मास ऑफ बॉडी एम है, कैपिटल एम, पूरी बॉडी का मास ऑफ बॉडी और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। दोनों जो एक्सिस है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर और बॉडी के मास के मल्टीप्लाई प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और गिवन एक्सिस जो है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं, इसे किस तरह से बनेगी, थ्योरम क्या कहती है वो देखें एक बार आप। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फिर इसका हम प्रूफ भी कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about an axis is equal to, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी एक्सिस जो गिवन थी उसका आई मान लिया, किसके इक्वल है वो, इक्वल टू सम ऑफ, किसके सम के, दो चीजों का सम है। एक तो उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, और जो हमारे गिवन एक्सिस है उसके पैरेलल है। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड passing through center of mass, CM का मतलब center of mass of that body, and product of the mass of body
एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट। जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वही यहां पर लिखा हुआ है। इसमें क्या है, फिर एक बार ध्यान से समझे। किसी भी ये गिवन एक्सिस है आपकी, मान लीजिए इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा एक ऐसी एक्सिस जो गिवन एक्सिस के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास होती है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उसके स्क्वायर की मल्टीप्लाई। ठीक है, के बराबर आएगी आपकी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये एक्सिस आपकी कहीं से भी पास हो सकती है, लेकिन ये वाली जो एक्सिस है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, मतलब आईसीएम होगा इसमें से एक। ठीक है, ये बॉडी के प्लेन में हो सकती है, बॉडी के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, मतलब 2D 3D किसी भी टाइप की बॉडी के लिए आपकी जो एक्स जो थ्योरम है ये वैलिड है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किसी भी शेप की बॉडीज के लिए वैलिड है, 3D या 2D कैसे भी शेप है आप उसे लगा सकते हो बहुत इजीली। तो इसका हम प्रूफ भी करेंगे, जो हमने लिख दिया पहले ये लिख लें आप, ये फिगर बना लें, ये स्टेटमेंट लिख लें और इसके बाद इसका हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ किस तरह से करेंगे जरा आप ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। चलिए तो भैया बात कर लेते हैं इसके प्रूफ की। तो प्रूफ किस तरह से करना है वो भी जरा आप ध्यान से देखो। तो प्रूफ में क्या करना है भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पार्टिकल, ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया आपका ना ये वाला, एक पार्टिकल आपने यहां पर ले लिया, एक जनरल पार्टिकल जिसका नाम रख लेते हैं एम आई, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उससे इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं आर आई, वो भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेरी बात पहले आप ध्यान से सुनो। जो ये बॉडी है इसका एक जनरल पार्टिकल है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है एम आई, इसमें और बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे है ना। तो मान लीजिए इस बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, तो इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो कैसे निकलेगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, उनका सम कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं आप ध्यान से देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस x1 x2 कैसे निकालेंगे भाई, इस x1 x2 जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सभी पार्टिकल्स की इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर और पार्टिकल्स के मास को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, यानी हम इस तरह से बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कहां से लिया वो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। जो आर आई स्क्वायर आपने लिखी है, तो आर आई तो हमने कहां से मानी है भाई, उस एक्सिस से मानी है, सेंटर ऑफ मास से पास होता है, और हमें जो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना है x1 x2 एक्सिस के अबाउट, तो हमने मान लिया ये आई है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एम आई। अब इस पार्टिकल की डिस्टेंस यहां से देखिए कितनी है, यहां से तो आ रहा है, मतलब जब इसके अबाउट निकालोगे तो आर आई लिखोगे, पर जब इसके अबाउट निकालोगे इसी पार्टिकल को तो क्या लिखना है, a प्लस आर आई का होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस a प्लस आर आई हो जाएगी ना, a प्लस आर आई का होल स्क्वायर, जहां पर i की वैल्यू आपको रखनी है 1 से लेकर n तक। ये कह रहा है कि ऐसे एक पार्टिकल आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इस एक्सिस के अबाउट, वैसे ही सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम कर दें। ये बोलता है सम कर दो सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मतलब यहाँ पर i की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है यहाँ, फिर 2 पुट करनी है यहाँ, फिर 3 पुट करनी है यहाँ, बीच में प्लस लगाते हुए चलना है। तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो गया एम आई ए प्लस आर आई
प्लस 2a इंटू आर आई। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं भैया इस तरह से, ए स्क्वायर सिग्मा एम आई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई आर आई प्लस सिग्मा एम आई 2 इंटू आर आई। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर n, इस तरह से आपको पुट कर लेनी है, या स्क्वायर भी लगाना है। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बात? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए इसमें जो ए था वो थी डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। पार्टिकल आप कहीं भी ले लो, ये ए तो ए ही रहना है। मान लो यहां लेंगे तो आर आई तो बदलेगा, ए थोड़ी ना बदलेगा। यार आप कहीं भी ले लो पार्टिकल, ये दूरी थोड़ी ना बदलनी है। दूरी किसकी बदलेगी? आर आई बदलेगा। तो आर आई वेरिएबल है, ए वेरिएबल नहीं। ए तो आपका कांस्टेंट है, और जब भी हम सम करते हो तो उसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, तो सभी में आता हो। इसमें से आप ए स्क्वायर तो लिख दो बाहर, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एम आई प्लस, ये तो दोनों वेरिएबल इनको अंदर रहने दो, क्योंकि पार्टिकल के मास भी इस तरह से 2 और a तो कांस्टेंट, इनको बाहर निकाल दो, बचा अंदर सिग्मा एम आई आर आई, आई इज इक्वल टू 1 टू n। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप जरा एक बात ध्यान से सुनो, पूरी बॉडी का जो मास होगा कैपिटल एम, वो क्या होगा? सभी पार्टिकल्स के मास के सम के बराबर तो आएगा। मान लीजिए इसमें n पार्टिकल्स हैं, तो सभी के मास m1 प्लस m2 प्लस m3 करूंगा तो पूरी बॉडी का मास निकल आएगा। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा मतलब सम, सभी पार्टिकल्स के मास का सम। i की वैल्यू 1 से लेकर n का मतलब है n जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी का सम। ठीक है, और अगर हम आईसीएम निकालें सिमिलरली, ऐसे हमने ये निकाला था अभी आई, तो आईसीएम से तो पार्टिकल डिस्टेंस क्या आर आई है ना सिर्फ, तो यहाँ पर क्या देगा? सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। आई से आई की वैल्यू 1 से लेकर n, या जैसे यहां से निकाला तो a प्लस आर आई लिखा था मैंने, तो यहां से अगर निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो केवल डिस्टेंस क्या होती है? आर आई तो होती है इस पार्टिकल की। तो किसी भी पार्टिकल का मास और उसकी डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है एक्सिस से, वो उसका स्क्वायर करके और फिर सम करते चलना है सभी पार्टिकल्स के लिए। तो ये तो आईसीएम हो गया, मतलब ये तो आपका लिखा हुआ है आईसीएम। ये हो गया पूरा बॉडी का मास कैपिटल एम। अब बच गया आपके पास ये लास्ट वाला टर्म, इसकी वैल्यू होती है 0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसके लिए आपको टॉर्क समझना पड़ेगा। अभी आपको याद ही करनी पड़ेगी ये चीज कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या टोटल टॉर्क किसी भी बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है 0 के बराबर होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, एज टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क of a body about an axis passing through its center of mass due to its own weight is equal to 0। इसका मतलब समझिए क्या है भाई? इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी, मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें कुछ खास समझने का है नहीं। फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी को घुमाता है उसको बोलते हैं टॉर्क। मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस है, ठीक है, और एक पार्टिकल है ये इस तरह से, इस पे कोई फोर्स काम करता है, मान लीजिए इस तरह से नीचे की तरफ, और ये इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है, फोर्स की वैल्यू F है। तो फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं टॉर्क। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको ये समझना है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स
मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो अब कोई बॉडी है, मान लीजिए आपके पास ये पेन है, अगर मैं इसको इसके सेंटर ऑफ मास से ऐसे पकड़ लूं तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो अगर इसको मैं यहां से पकड़ूं, देखिए घूम गया। अगर इसको यहां से पकड़ूंगा तो ये घूम जाएगा। इसका जो पूरा वजन है इसको इधर घुमा देगा, इसके अबाउट पूरा वजन इधर घुमा देगा। पर अगर हम बीच से पकड़ लेंगे तो आधा वजन इस तरफ है और आधा वजन इस तरफ है। ये फोर्स नीचे काम करेगा और ये वाला फोर्स नीचे काम करेगा। चाहता है बॉडी ऐसे घूमे, ये वाला फोर्स चाहता है बॉडी इधर घूमे एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला चाहता है क्लॉकवाइज घूमे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं सिग्मा। अगर इसी केस में देखें तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकालें तो इस पार्टिकल का जो वजन है वो इस बॉडी को नीचे की तरफ घसीटेगा ऐसे। तो बॉडी इसके अबाउट घूमना शुरू कर देगी इस एक्सिस के अबाउट। तो m1 जी काम करेगा आपका नीचे की ओर। m1 जी कैसे करेगा? नीचे की ओर काम करेगा, है ना। तो फोर्स हो गया नीचे की तरफ और ये हो गई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का मतलब हो गया वेट ऑफ पार्टिकल और मल्टीप्लाई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टॉर्क। और अगर सभी पार्टिकल्स का निकाल लो तो जीरो के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के, क्योंकि उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती है, बॉडी के खुद के वजन से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू जीरो आती है। जी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके जीरो कर दो तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास? सिग्मा MIRI जीरो के बराबर। जीरो अपॉन जी का मतलब जीरो ही हो जाएगा। तो सिग्मा MIRI किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए तो पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। पुटिंग इन फर्स्ट तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ICM प्लस MA स्क्वायर प्लस जीरो। ये है आपका आंसर फाइनल। तो ये हो गई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ऐसे ही आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी होती है, तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार फटाफट। दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजीली निकालते हैं बॉडीज के। तो कुछ तो हमें ड्राइव करने पड़ते हैं, बाकी हम इन थ्योरम के हेल्प से निकालते हैं। एक ही बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट एक्सिस के बहुत डिफरेंट आता है। तो आपको सिर्फ उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना पड़ेगा, बाकी सब हम इन्हीं जो दो थ्योरम है इनकी हेल्प से निकाल लिया करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये 2D शेप के लिए ही वैलिड है, लैमिना सरफेस के लिए वैलिड है ना। तो हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना और 2D शेप, लैमिना सरफेस, जैसे डिस्क हो गई आपकी, है ना, रिंग हो गई, स्क्वायर हो गया, प्लेट्स के लिए वैलिड है, 2D शेप के लिए वैलिड है मेनली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना और 2D शेप बॉडी टू डायमेंशनल शेप बॉडी है ना, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना। लैमिना का मतलब शीट से होता है, शीट प्लेट इनको बोलते हैं लैमिना। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एक्सेस
द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस है ना, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू अदर एक्सिस mutually perpendicular and lie in the plane of lamina. All three axes must pass through same point. ठीक है, this point may or may not be center of mass of lamina. ये जो पॉइंट है आपका हो सकता है सेंटर ऑफ मास हो, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, बस तीनों जो एक्सिस है उसी पॉइंट से गुजरनी चाहिए। तो स्टेटमेंट तो मैंने लिख दी है, अब इसको मैं समझाता हूं आपको प्रॉपर फिगर से, तो आप ध्यान से देखें और समझें। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है इसको मैं फिगर में समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से, क्या लिखा था मैंने, आप इसको नोट कर लेंगे एक बार कॉपी में, फिर समझेंगे। इसमें क्या है भाई कि आपके पास कोई 2D शेप होगी, लैमिना टाइप, कोई शीट टाइप कोई चीज होगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए शीट टाइप कोई चीज है इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करा, 3 एक्सिस ले ली। कितने एक्सिस ले ली भैया इसमें? 3 एक्सिस। 2 तो इसके प्लेन में है ना, ये मान लीजिए एक पॉइंट है जहां से तीनों एक्सिस गुजरेंगी। तो एक तो आपके पास हो गई एक्सिस ये, दूसरी हो गई ये, अब तीसरी कहां लोगे आप? तीसरी लोगे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर हम क्रॉस इस तरह से बनाते हैं या फिर इस तरह से बनाते हैं, इसका मतलब बाहर निकलते हुए, इसका मतलब अंदर जाती हुई। और यहां पर अगर आपको दिखाना है तो उसको हम जेड एक्सिस मान सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये 2D शेप है और वो जो शेप है आपकी वो एक्स वाई प्लेन में है। तो 2 एक्सिस आपस में 90 बनाती हैं। दोनों इस जो सरफेस दे रखी है हमारे पास 2D शेप है, मान लीजिए डिस्क है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिस्क है। तो उस केस में एक पॉइंट है, 2 एक्सिस तो ऐसी हैं जो इसके प्लेन के पैरेलल है, नहीं इसके प्लेन में ही है, और तीसरी वाली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से जो मैंने जेड बना रखी है वो ऐसे बाहर निकलेगी। तो इसका जो प्लेन है वो तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई आपस में 90 बनाती है, तीनों एक्सिस आपस में 90 बनाएंगी इसमें। तो 2 एक्सिस तो होंगी प्लेन में और एक होगी परपेंडिकुलर। तो जो एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर है जैसे आई जेड, तो ये आपका आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर आएगा। ये कहना चाहता था इसमें, किसी भी 2D शेप या लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक ऐसी एक्सिस जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो बराबर होता है 2 ऐसी एक्सिस जो उसके प्लेन में हो, आपस में 90 डिग्री बनाती हो, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर, अगर तीनों जो एक्सिस हैं एक ही पॉइंट से गुजर रही हो। ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये कहीं और से जा रही है ये कहीं और से, फिर नहीं वैलिड है। तीनों एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए, यानी जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है वो जो दोनों प्लेन में है एक्सिस, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरनी चाहिए। और यहाँ पर तीनों ही एक्सिस आपकी 90 बनाएंगे आपस में एक दूसरे से, तभी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं लगे हाथ। अब इसमें क्या करा आपने, एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहां गई, इस पॉइंट का नाम आपने रख दिया एम आई, ठीक है।
अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, इस एक्सिस से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो ये हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे वाई आई। इस वाली एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी एक्स आई, ठीक है। और इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी, ये दे रखी है आपको। अब चूंकि इसी के प्लेन में बन रही है, अब ध्यान से देखो, इसी के तो प्लेन में बन रही है, इसको मैंने मान लिया आर आई। क्या मान लिया? आर आई। यहां पर लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम आई ऑफ बॉडी is at distance yi from x axis, comma xi from y axis and ri from z axis. Then इस केस में क्या होगा जरा आप ध्यान से देखो, moment of inertia of body about z axis, moment of inertia of body about z axis, तो हम लिखते हैं यहां पर आई जेड, तो वो आ जाएगा आपका एम आई आर आई स्क्वायर, वो भी सिग्मा में पूरा निकाल रहे हैं, एम आई जेड निकाल रहे हैं पूरी बॉडी का एक साथ, बॉडी या लेमिना जो भी आप इसको दे रहे हो नाम। अब अगर आप ध्यान से देखो उस फिगर में, तो जो आर आई है वो किसके बराबर है? आर आई का जो स्क्वायर आएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम देखो इनमें, ये एक्स आई है तो नीचे वाला भी एक्स आई हो जाएगा, यहां से आपके पास जो आर आई का स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। तो आर आई के प्लेस पे हम कर देंगे एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एम आई और ये आ जाएगा वाई आई स्क्वायर। आई की वैल्यू 1 से लेकर n, सभी पार्टिकल्स के लिए आपको करना है ये काम, ठीक है। तो एक्स आई डिस्टेंस किससे थी इसकी? वाई एक्सिस से, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वाई एक्सिस से, और जो वाई आई डिस्टेंस थी वो एक्स से थी, तो एक्स से आ जाएगा, हो गया लो प्रूफ। किसी भी एक पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, सिग्मा मतलब सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से इजीली आपका ये प्रूफ हो गया। तो दो थ्योरम थी आपकी, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थी बिल्कुल इन दोनों की बात, बहुत इजीली आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अब हम बात करेंगे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारी शेप्स हैं उनको डिराइव करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो अब बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फाइनाइट साइज्ड बॉडीज, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स का तो हमने पढ़ लिया, सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपके पास मान लीजिए कोई फाइनाइट साइज्ड बॉडी है, तो उसका हम किस तरह से निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी देख लेते हैं। तो फाइनाइट साइज्ड वाली बॉडी जो है, उस केस में आप करोगे पहले उस बॉडी के जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो ढूंढने पड़ेंगे, बॉडी किस तरह से बनी है। जैसे अगर हम डिस्क की बात करें तो आपकी डिस्क जो होती है वो पतली पतली स्ट्रिप्स से मिलकर बनती है ना। अगर हम स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की, तो वो आपका जो है होलो स्फेरिकल शेल से मिलकर बनता है। रॉड की बात करें तो वो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री जो चीज होगी उसमें, आपकी शेप में जो भी चीज एलिमेंट्री होगी उसका निकाल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेशन, और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर यूनिफॉर्म रॉड।
अब रॉड जो है आपकी वो आपको माननी है एक तरह से 1D, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ना के बराबर होगा। अब इसकी लेंथ को हमने मान लिया L और इसका जो मास है वो हमने मान लिया कैपिटल M। ठीक है, तो एक तो हम डिराइव करेंगे, बाकी जो थ्योरम्स हैं उनकी हेल्प से हम निकाल देंगे साइड वाली जो भी हमें निकालनी है। तो क्या करना है, आपको एक ऐसी एक्सिस लेनी है जो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी और रॉड के परपेंडिकुलर होगी। तो आपके पास दो है ऐसी एक्सिस, एक तो ये वाली एक्सिस भी ऐसी है जो रॉड आपके मान लीजिए इस तरह से, तो इस एक्सिस के अबाउट, इससे आर पार एक एक्सिस निकाल दो और इसके अबाउट घुमाओ इसको इस तरह से, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट तो ऐसे घूमेगा इस तरह से, है ना। और जैसे हमने बना रखी है इस वाले एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा भाई, ये इस तरह से घूमेगा, इस वाले एक्सिस के अबाउट आपका इस तरह से घूमेगा, ये लाइक दिस। क्लियर है? तो चाहे तो आपकी y एक्सिस ले लो और चाहे z ले लो, दोनों के लिए सेम ही आंसर देगा, क्योंकि बिल्कुल वैसी सिमेट्री दिखाएगी। रॉड आपकी मिड पॉइंट से गुजरती है और रॉड के परपेंडिकुलर है। तो नंबर फर्स्ट हम करते हैं इसमें, नंबर ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through midpoint of rod and perpendicular to it। ठीक है भाई, तो ये अलग देखिए, एक बात ध्यान रखिए, एक ही रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बहुत सारे आ सकते हैं। एक ही रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत सारे आ सकते हैं। आपने एक्सिस कैसे लिए इस बात पे निर्भर करती है ये चीज, आपने जो एक्सिस है वो कैसे लिया इस बात पे निर्भर करती है ये चीज। इसके लिए आंसर अलग आएगा, यहाँ पर एक्सिस लोगे तो आंसर अलग आ जाएगा, कहीं और लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, अलग आ जाएगा। तो उसके लिए आप एक्सिस थ्योरम जो मैंने बताई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, पैरेलल और परपेंडिकुलर, उनका यूज कर लेंगे हम। ठीक है भाई, चलिए तो नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको करना है इसमें तुरंत एक एलिमेंट मान लोगे आप यहाँ पर छोटा सा। तो आप क्या हुआ, आप गए x दूरी पर, dx थिकनेस का आपने एक एलिमेंट माना जिसका मास क्या है, dm है। मास क्या है इसका भाई, dm है। अब इट कैन बी एज्यूम्ड एज अ पार्टिकल। अगर इस पूरी रॉड के कंपैरिजन में देखें तो जो स्मॉल एलिमेंट है, इसका छोटा सा हिस्सा है जो इसका, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जिसकी दूरी इस एक्सिस से x है। कितनी है, x है। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट जिसका मास dm है, अबाउट गिवन एक्सिस। तो चूंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बहुत कम आएगा और कम के लिए हम d यूज करते हैं, तो di क्या आ गया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, इस छोटे से पार्ट के लिए। तो इसका मास क्या भैया, इसका मास तो dm है और इसकी डिस्टेंस जो है वो x है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो mr स्क्वायर होता है ना किसी भी पार्टिकल का, अगर पार्टिकल का मास m है और उसकी एक्सिस से दूरी r है तो mr स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम dm निकालें तो हम dm कैसे निकालेंगे, पूरा मास अपॉन पूरी लेंथ मल्टीप्लाई जिस लेंथ का निकालना है। सिंपल है बिल्कुल, किसी भी हिस्से का आपको मास निकालना है तो बराबर होगा पूरा मास अपॉन पूरी लेंथ मल्टीप्लाई जिस लेंथ का आपको निकालना है। तो हमने जिस लेंथ का निकालना है वो dx है, dx लेंथ का मास dm है, तो मास dm कैसे निकलेगा, पूरा मास पूरी लेंथ और मल्टीप्लाई जिस लेंथ का हमें चाहिए। ऐसे हम करते हैं। तो dm के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, m/l, ठीक है, x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अरे जो dx है इसको बाद में लिख दिया, x स्क्वायर पहले लिख दिया, m/l। तो dm के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, ये आ गया आपके पास di। ये तो स्मॉल एलिमेंट का है। अगर पूरी रॉड का चाहिए तो इसी को हम भाई इस तरह के और बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, उन सभी एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम सम कर देंगे तो पूरी रॉड का निकल आएगा।
सम करने का तरीका रहेगा इंटीग्रेशन। सम करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा अल्टरनेट, इंटीग्रेशन। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, टोटल जो रॉड है आपकी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, तो उसके लिए लिखोगे आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। ये लिखा हुआ है इस तरह के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसका, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह के और बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उसके लिए एक्स अलग अलग आएगा। अब देखो इस लाइन से हमने एक्स मेजर किया था, सबसे पहला पार्टिकल आप यहां लो, सबसे अंतिम वाला यहां लो। तो अगर ये पूरी लेंथ एल है तो ये कितना आएगा भैया, l/2। ये जो बाकी बचा है कितना आएगा, l/2। तो एक हिस्सा जब स्टार्टिंग में यहां पर एलिमेंट लोगे तो इस एक्सिस से l/2 की दूरी पर होगा, वो भी इस तरफ, तो माइनस l/2 से लेकर इसी एक्सिस से नापते हैं डिस्टेंस। जैसे एलिमेंट यहां पर है तो x हो गया, यहां पर आएगा तो -x, इस तरह से -l/2, इधर +l/2, तो +l/2 -l/2, यानी इस एक्सिस से आधे इधर माइनस से प्लस की ओर, -l/2 से +l/2, तो जितने भी आपको एलिमेंट मिलेंगे सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम कर दो। ये लिखा हुआ है, ये तो आप निकाल ही चुके हो। तो m तो आ जाएगा कांस्टेंट है बाहर, l आ जाएगा बाहर, x² dx बचेगा, -l/2 से लेकर +l/2 ही हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। x³ हो जाएगा ये, -l/2 से लेकर +l/2 तक आप इसे कर दोगे इंटीग्रेट, आपका आंसर आ जाएगा, लोगे आंसर। तो m/l, यहां पर अगर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, देखो 3 तो बाहर कॉमन ले लो आप, 3 जो हटा दो उसको, पहले x की प्लेस पे रखो आप l/2 प्लस का होल क्यूब, फिर माइनस l/2 का होल क्यूब, इस तरह से m/3 है। अब यहां से अगर हम देखें तो हो जाएगा आपके पास l³/8 और ये माइनस प्लस l³/8 हो जाएगा, तो l³/4 आ जाएगा। इस तरह से जो आपका i आ जाएगा वो आ जाएगा ml²/12। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस जो उसके मिड पॉइंट से गुजरे और उसके परपेंडिकुलर हो, कितना होता है, ml²/12 होता है। कितना होता है भैया, ml²/12। ठीक है, चलिए ये तो आ गया पहला आंसर। पार्ट ए कर लिया हमने डिराइव, ठीक है। कुछ हम इस तरह से ड्राइव करेंगे, बाकी फिर मैं आपको लिख दूंगा, आपको याद करने पड़ेंगे। सारे हम ड्राइव नहीं कर सकते, बहुत सारी स्टेप बनती हैं। तो कुछ जो कॉमन चीजें आपको एक बार आइडिया लग जाएगा, इस तरह से हम इनके डेरिवेशन करते हैं, बाकी फिर आपको याद ही करने हैं सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए भाई नंबर बी केस देखते हैं। रॉड के लिए चल रहा है नंबर बी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड ऑफ रॉड, वन एंड ऑफ रॉड लिखते हैं ना, पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट। चलो इस एक्सिस को भी देख लेते हैं, इसको हम थ्योरम से करेंगे। किससे करेंगे भैया, थ्योरम से। अच्छी बात, देखते हैं। आपके पास एक रॉड है ये, है ना, और इसके किसी एक एंड से आपको क्या निकालना है, एंड से पास हो रही है एक्सिस, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। इसको हम बाई पैरेलल थ्योरम करेंगे एक्सिस। ये जो आई है इसके अबाउट ये आपको पता करना है। अच्छा हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यहां से एक और एक्सिस गुजार लो अपने मन से आप। ये आईसीएम में अभी आपने निकाला था ml²/12, अरे निकाला था कि नहीं, अभी तो निकाला था ml²/12। दोनों एक्सिस के बीच की दूरी हो जाएगी l/2। देखो मैंने आपको सिखाया था पैरेलल थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपको इसके अबाउट चाहिए आंसर। ये है आपके एक्सिस जो है, ये है आपके एक्सिस, इसके अबाउट घूम रही है बॉडी इस समय,
वो तो हम पहले निकाल चुके हैं, उसको हम यूज करेंगे। तो भाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, इसका नाम रख लेते हैं x1 x2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x1 x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICM प्लस इस पूरी का मास रॉड का m है और लेंथ इसकी l है। तो हम जानते हैं जो पैरेलल थ्योरम थी उसमें कहा गया था किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो उस एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी एक्सिस चुनो जो सेंटर ऑफ मास से गुजरती हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था यार, सिंपल है बिल्कुल। तो ml² प्लस ml²/4, ये आपका आ जाएगा ml²/3 सॉल्व करने के बाद। सिंपल है कि नहीं? तो अब तो बाई पैरेलल थ्योरम आप सॉल्व करोगे, इसको कुछ खास तो करना नहीं। तो ml²/12 आ गया आपका एंड के अक्रॉस। तो अगर एंड के अबाउट घूम रही है, मतलब इस तरह से कोई रॉड है, यहां से आप एक्सिस गुजारो इसके और ये ऐसे चारों तरफ घूमे, इसके ऐसे घूम रही तो अलग आंसर है, और इसके चारों तरफ घूम रही तो आपका आंसर अलग हो गया। क्लियर होगी बात? तो एक्सिस ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, तो ऐसे भी घूम सकती है पूरी रॉड, ये ऐसे पकड़ा ऐसे भी घूम सकती है और ऐसे भी घूम सकती है रॉड, एक्सिस का फर्क पड़ जाएगा। तो दो आंसर आगे कि नहीं आगे भाई? बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं तो आगे, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हो, कहीं और से निकालना है तो वहां से भी निकाल सकते हो। पैरेलल थ्योरम लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो इक्वेशन में दे रखा हो तो बी पार्ट में, सी पार्ट हम अलग से करेंगे, पहले बी इसी में इक्वेशन में देख लेते हैं लगे हाथ। मान लो आपको ऐसे पूछ रखा होता, एक रॉड है जिसका मास आपको दे रखा है m, जिसकी लेंथ आपको l दे रखी है, आपको एक ऐसी एक्सिस है जहां से गुजर रही है एक्सिस, ये l/4 दूरी पर है एक्सिस, इसके अबाउट घूम रहा है। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? ठीक है, ये आपको पता करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आप तुरंत क्या करोगे, यहां से पास होती हुई एक एक्सिस ले लोगे, सेंटर ऑफ मास से जो पास होती है ना, इसी के पैरेलल। ये दूरी बचेगी आपकी l/4, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, ICM प्लस ml/4 का होल स्क्वायर। यही तो आएगा, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई पूरी बॉडी का मास, और इसका I निकालना है। तो ICM आपको पता है, ICM तो वही रहेगा ना यार, ml²/12। बोलो ये क्या हो जाएगा, ml²/16। इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 48, 4ml² प्लस 3ml², तो 7ml²/48 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। क्लियर होगी बात? चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सी पार्ट। तो इस तरह से कहीं से पूछेगा तो आप इजीली निकाल पाओगे, आपको पता चल गया है वो कितना है, जो आपका मिड पॉइंट से गुजरता है तो ml²/12। अब किसी भी एंड से गुजरेगी एक्सिस तो आप इजीली निकाल पाओगे, और वो परपेंडिकुलर हो किसके, आपके रॉड के। अब जो सी पार्ट है इसमें आपका इस तरह से फिगर है, मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, एक्सिस जो है आपकी वो सेंटर से तो पास हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। ये आपकी एक्सिस जिसके बॉडी घूम रही है रॉड, एक्सिस आपकी इस तरह से ऐसे घूम रही है रॉड, ये एक्सिस थीटा एंगल बनाती है किससे, रॉड से। तो नंबर्स ये है, अबाउट एन एक्सिस passing through midpoint and making an angle theta with rod।
इस तरह की एक्सिस दे रखी है, वही मास m है, लेंथ l है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है, फिर से वही करेंगे। हम तुरंत क्या करेंगे भाई, x दूरी पर जाएंगे और एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे dx। क्या मान लेंगे भाई, dx। यार x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मान लोगे, रॉड में dx है। अब एक प्रॉब्लम है, इस रॉड की, इस जो हमने पार्टिकल ले रखा है, इसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है आपके पास x। पिछली बार तो यार सीधी थी ना एक्सिस, तो डिस्टेंस जो आई थी वो परपेंडिकुलर थी। इस बार जो इस एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी फ्रॉम रॉड, वो कुछ इस तरह से आएगी। ये तो आएगी, ये डिस्टेंस आप मान लो r। क्या मान लोगे, r। तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये है। तो किसी एलिमेंट का मास और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस लेते हैं, तब उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर r लेनी पड़ेगी इस बार दूरी आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx। अच्छा, इसका मास हम मान लेते हैं dm। तो dm तो वही पिछली बार की तरह निकलेगा, पूरा मास अपॉन पूरी लेंथ मल्टीप्लाई वो लेंथ जिसका मास निकाल रहे हैं। तो dx लेंथ का मास निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, dm इसका मास है, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट जो हमने माना है, इसका मास क्या है, dm है, ठीक है, अच्छी बात है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर r देखा जाए तो ये तो हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो r अपॉन में x करेंगे तो साइन थीटा के बराबर आएगा। यहां से r आ जाएगा x साइन थीटा के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो भी आपको करनी है अपने हिसाब से देख लो। यहां पर अगर हम di निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन द गिवन एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस, तो मास मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम x नहीं ले सकते इस बार हमें r लेनी पड़ेगी। पिछली बार अपनी एक्सिस ऐसे थी तो डिस्टेंस x ही थी परपेंडिकुलर, अब की बार तिरछी है तो डिस्टेंस ये है परपेंडिकुलर r। चलो m बाई l इंटू dx, और r की वैल्यू अगर हम देखें तो x साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो थीटा है वो तो आपका फिक्स एंगल है यार, वो थोड़ी ना बदलेगा। आपसे कहीं मान लो थीटा तो थीटा रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा, वो नहीं बदलेगा, थीटा आपको कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं पूरी रॉड का। ये तो आ गया आपका di। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द गिवन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, तो आई जो होगा वो सम होगा। इंटीग्रेशन का मतलब सम, किसका सम, जितने भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब स्मॉल स्मॉल देखो x वेरिएबल है ना, आपने तो x माना था, लिमिट आप x की लगाओगे तो x यहां से देखिए -l/2 से लेकर +l/2 रहेगा। फिर से दोबारा यार x ही तो वेरिएबल है, dx का मतलब x वेरिएबल है, थीटा तो कांस्टेंट है, तो लिमिट तो वही रहेगी पिछली बार की तरह। तो l/2 माइनस का, और यहां पर आ जाएगा +l/2, di की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। वही आंसर होगा आपका, सिंपल है कि नहीं भाई। तो -l/2 से लेकर +l/2 अगर हम देखें ध्यान से तो m/l x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx, सीधे सीधे। सेंटर ऑफ मास से आसान है, m/l बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर, क्लियर है भाई। x³ बाई 3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन सीधे x स्क्वायर dx का तो करना है इंटीग्रेशन, लिख देता हूं एक, उसके बाद कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। -l/2 से +l/2, ये है आपका टोटल। यहां से आपके पास ये आ जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा x³ बाई 3 -l/2 से +l/2, लिमिट आ जाएगी। क्लियर है भाई, हो गया, इंटीग्रेशन भी कर लिया हमने। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा फाइनली। हाँ, मिड पॉइंट से गुजर रही है एक्सिस, ये ध्यान रखना। यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपके पास,
तो m/l 3 भी बाहर ले लेते हैं, तो ये आपका बचेगा l³/8। अरे पिछली बार तो क्या था, वही तो लिमिट है यार, प्लस l³/8 आ जाएगा। लिमिट में डायरेक्ट रख दी, एक लाइन कम कर दी। तो पिछली बार भी तो सॉल्व किया सेम चीज मैंने, 3 बार लेके x³ पे l/2 लिमिट लगी और -l/2 तो ये आता आपका l³/4 आ जाता है। तो ml²/12 sin स्क्वायर थीटा, ये है आपके पास फॉर्मूला। क्लियर होगी बात? ये है आपका फॉर्मूला। अगर एक्सिस जो एक्सिस आपके वो तिरछे, तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा जो मैंने अभी लिख दिया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो भाई इस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं लगे हाथ। ये आगे समझ में, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, ठीक है, और यहां से आपके पास एक एक्सिस पास हो रही है। ये जो है वो 45 डिग्री पर है एक्सिस आपकी, और इसके बहुत घूम रही है आपकी पूरी रॉड। ये जो दूरी है वो है आपकी l/4, 2 नहीं है, क्या है भैया, l/4। पूरा मास m है, पूरा लेंथ l है आपके पास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट, जो मैंने क्वेश्चन में दे रखी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तुरंत क्या करोगे आप, सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई एक ऐसी एक्सिस लो जो इसके पैरेलल हो। तो अगर इसके पैरेलल होगी तो यहाँ 45 डिग्री तो बनाएगी, इसको हम बोल देंगे ICM। तो ICM तो अभी निकाल चुके हैं, अभी जस्ट तो निकाला था मैंने। और m पूरी रॉड का मास, और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी वो ये है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, ये है। इसको मान लेते हैं a। ये आपको दे रखी है l/4, l/4 ही तो आएगी। पर दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी a है। तो यहां से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से देखें ध्यान से, तो यह आपके पास l/4 है, यहाँ 90 है ही इस जगह पे, है ना, और एंगल यहां बन रहा है आपका 45। आपको निकालना है a, तो a अपॉन में l/4 आ जाएगा आपका साइन 45 डिग्री। यहां से a आ जाएगा आपका l/4 मल्टीप्लाई 1/√2। तो a की वैल्यू निकाल दी आपने, यहां पर आपके पास आएगा a का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है यार, दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को a मान लिया मैंने। तो अभी तो आपने निकाला था ये ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ml²/16 भाई a का स्क्वायर करूंगा तो और मल्टीप्लाई 2, ये तो आ जाएगा यार। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2 है कि नहीं भाई। 45 डिग्री यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, थीटा तो आपका 45 डिग्री है ना। तो ml²/12 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ml²/32। ये आपका हो गया ml²/24 प्लस ml²/32, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 96, 4 ml² प्लस 3 ml², ये हो गया 7 ml²/96। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बात? तो इस तरह से बाय द यूज ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और जो मैंने ड्राइव किया है उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो रॉड के लिए क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई दिक्कत वाली बात
है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बिल्कुल भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। मान लीजिए एक रॉड है आपकी इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पर है, आपको इसके अबाउट ये घूम रही है रॉड, जिसका मास m है, लेंथ l है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तुरंत हम सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई एक और एक्सिस लेंगे जो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, जो इसके पैरेलल होगी, उसको हम मान लेंगे ICM, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये आएगी, इसको आप a मान लोगे, जी आपकी l/2 हो जाएगी। तो पहले a निकाल लेते हैं, a आ जाएगा l/2, यहाँ पर 30 तो यहाँ पर भी 30 लेना पड़ेगा तभी तो पैरेलल होंगी, तो sin 30 मतलब l/4, a क्या आ गया भैया l/4। अब i का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसी को यूज कर लोगे, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया आपके पास, सिंपली i इक्वल टू आ जाएगा ICM प्लस MA स्क्वायर। ICM तो आपका आया था ml²/12 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर 30 है, प्लस ml²/4, 4 नहीं 16, अरे a इक्वल टू l/4 है, स्क्वायर करेंगे 16 तो आएगा, तो ml²/24 हो गया ये, प्लस ml²/16। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 48, 2ml² प्लस 3ml², तो 5ml²/48, ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम करते हैं रॉड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, ऑलरेडी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है। तो अभी बहुत सारी स्टेप बच गई अपने पास, रिंग करेंगे हम, डिस्क करेंगे, स्फीयर करेंगे, सिलेंडर करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन भी करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सीखेंगे। बाकी मैं टेबल बना दूंगा, सभी के जितने भी पॉसिबल शेप्स है सभी की मैं डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको बता दूंगा, और विद रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपकी निकाल के मैं बता दूंगा। क्लियर होगी बात? तो भाई ये है पूरा प्रोसेस सॉल्व करने का। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।